हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो यूपी बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में रहने वाला है। तो आप सभी कैंडिडेट्स ने जिसने भी पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, उन सभी का रिजल्ट जो है परसों शाम तक आ गया था, रात तक आ गया था। एंड कल जो है मैं बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था इसके ऊपर। तो अभी हम लोग काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें पता चल जाएंगी कि अगर आपको कॉलेज मिला है तो क्या करना चाहिए, कॉलेज अगर नहीं मिला है तो क्या करना चाहिए, सीट अगर अपग्रेड करवानी है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर बेटर कॉलेज आप लेना चाहते हो तो क्या करना चाहिए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट ऐसे आपके डाउट्स हैं वो सभी हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज ये आपके पैसे बचा सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके पैसे जो है डूब सकते हैं। यानी कि अगर आप 5,000 रुपए पे करते हो या 40,000 रुपए पे करते हो तो वो आपके हाथ से जा भी सकते हैं अगर आपने इन सारी इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान नहीं रखा, ठीक है। तो ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो मेरे चैनल पर, तो आप जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में भी मैं आपको इसी तरीके की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहूं, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या रूल्स रहेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी आप जो है मतलब सेकंड राउंड में किस तरीके से अपना फायदा ले सकते हैं अगर आपको एक अच्छा कॉलेज अभी भी मिल चुका है, और अगर आप उससे भी अच्छा कॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली चीज ये है कि परसों आपका रिजल्ट आ गया था, ठीक है। और 30 जून को जो है मतलब एज पर शेड्यूल इनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था, और आज जो है 2 जुलाई है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि भाई अगर आपको सीट अपनी जो मिली है, कॉलेज जो आपको मिला है, वो अगर आपने लेना है तो उसमें आपको एडमिशन 1 जुलाई से लेके 8 जुलाई के बीच में करवाना होगा, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट बात तो आपकी ये है। अब अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको करना क्या है, देखो आप जब वहां पर अपना लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जहां पर काउंसलिंग का रिजल्ट आ रहा है, जहां पर आपको लिखा हुआ है कि भाई कॉलेज आपको ये वाला मिला हुआ है, ठीक है, जो भी XYZ कॉलेज है आपको मिला हुआ है, उसके आगे कंफर्म अलॉटमेंट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। तो कंफर्म अलॉटमेंट में जब आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। ऑप्शन 1 फ्रीज वाला, ऑप्शन 2 फ्लोट वाला और ऑप्शन 3 डिक्लाइन वाला, ठीक है। अब इनके मतलब क्या है उनको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज ये समझ लो कि देखो, पहली चीज तो ये है कि जो भी आपको कॉलेज मिला है, ठीक है, इनका जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर है आपका काउंसलिंग वाला, इसमें इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 3 पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो नोट जो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला तो ये लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द कॉलेज क्रेडेंशियल्स, हॉस्टल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स एज वेल एज वेरीफाई फ्रॉम द कॉलेज। देखो, इन्होंने क्या बोला है कि भाई कॉलेज जो भी आप लेते हो, भले ही आप सरकारी कॉलेज ले रहे हो या प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो, आप जो है उसके हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटीज है या नहीं है, ट्रांसपोर्ट है या नहीं है, या वहां पर जो है फीस वगैरह कितनी है, ये सारी चीजें एक बार आप अपनी सीट मैट्रिक्स में देख लें जो इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है। उसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि उस इंफॉर्मेशन को कॉलेज से भी वेरीफाई कर लें, क्योंकि बहुत सारे केसेस में कॉलेजेस में ऐसा हुआ है कि फीस वहां पर कुछ और लिखी हुई है, लेकिन एक्चुअल में जब आप कॉन्टेक्ट करके पूछ रहे हो वहां पर कॉलेज में तो फीस वो आपको काफी ज्यादा बढ़ाकर बोल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी सभी कैंडिडेट से यही रिक्वेस्ट है, खासकर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है, वो एक बार फीस स्ट्रक्चर जो है कॉलेज में फोन करके पूछ लें अपने 40,000 रुपए फंसाने से पहले, ठीक है। क्योंकि एक बार अगर आपने 40,000 रुपए पे कर दिए फिर आपको और दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये है कि जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, जब आप कंफर्म अलॉटमेंट कर रहे हो अपना, कि आप भाई 40,000 रुपए का पेमेंट कर रहे हो ताकि आपकी सीट कंफर्म हो जाए, उससे पहले जो है कॉलेज के बारे में अच्छे से जानकारी ले लें। आप कॉलेज में पूछ लें फीस वगैरह कितनी है, हॉस्टल की कितनी है, ठीक है, खाना आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने का खर्चा कितना है, सारी चीजें जो है आप पूछ लें उनसे। और आप सभी को मैं एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि जब आप उनसे बात कर रहे हो तो उनके वॉइस रिकॉर्डिंग आप जरूर कर लें, ताकि अगर वो कल को फीस बढ़ाते हैं या कुछ बोलते हैं कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं बोला था, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर कर लें। बाकी देखो, गवर्नमेंट कॉलेज में तो देखो जितनी फीस है वो उतनी रहेगी, भले ही अगर सीट मैट्रिक्स में कम भी लिखी हुई है, अगर वहां पर थोड़ी बहुत ज्यादा होगी भी तो उतनी तो आपको देनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में आप कंफर्म करोगे भी, वैसे करोगे भी कैसे, क्योंकि वहां पर कोई फोन वोन तो उठाता है नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कॉलेज का तो कुछ ऐसा है नहीं। अब दूसरी चीज देखो, मैं आपको ये बता दूं, यहां पर इन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि वेरीफाई द इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्निशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इन्होंने साफ साफ अपने ये गाइडलाइंस वाले इंफॉर्मेशन ब्रोशर में लिखा है कि भाई जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस कॉलेज के बारे में आप ये जरूर जांच लें कि वो जो कॉलेज है
वो आपका आईएनसी से एफिलेटेड या आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने ये साफ साफ लिख दिया है, क्योंकि बाद में ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, क्योंकि पहले ही इन्होंने ये चीज लिख दी है। तो खासकर वो कैंडिडेट्स जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो कॉलेज को जरूर एक बार लिस्ट जो है आईएनसी की वेबसाइट पर पड़ी हुई है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर पड़ी है लिस्ट, जिसमें स्टेट वाइज जो है सारे इंस्टीट्यूट्स दिए हैं कि आईएनसी से रिकॉग्नाइज कौन सा है और कौन सा नहीं है। और गवर्नमेंट कॉलेज भी आप एक बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है कि आप अगर एडमिशन करवा लेते हो, अपनी पढ़ाई वहां शुरू कर देते हो कॉलेज में, और उसके बाद जो है 4 साल का आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, और 4 साल के बाद अगर आपको यह पता चल रहा है कि ये जो कॉलेज है ये आईएनसी रिकॉग्नाइज नहीं था, तो आपकी डिग्री बेकार हो जाएगी। कैसे बेकार हो जाएगी? क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स आगे आप देना चाहोगे, जैसे कि एम्स का नॉर्सेट हो गया, या किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी मेडिकल कॉलेज का नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्जाम हो गया, उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आपने एग्जाम दे भी दिया, आपने एग्जाम क्वालिफाई भी कर लिया, लेकिन जब वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा और पता चलेगा कि बीएससी नर्सिंग आपने एक ऐसे कॉलेज से करा है जो आईएनसी से रिकॉग्नाइज था ही नहीं, तो फिर बहुत आफत हो जाएगी, वहां पर आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी चीज है जो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। ठीक है, तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो, मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हैं काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि मैं बहुत बच्चों को काउंसलिंग के बारे में गाइडेंस दे भी रहा हूं, ठीक है, और मैंने जो है उनको अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो मैंने बताए थे कि भाई आपको जो है अपनी चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने चॉइस फिलिंग करी, और अभी उन्हें फर्स्ट राउंड में ही अच्छे अच्छे कॉलेज मिल चुके हैं। तो एक कैंडिडेट को आरएमएल लखनऊ भी मिला है, ठीक है, एक कैंडिडेट को जो है प्रयागराज मिला है। तो ये है कि मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि भाई आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज में दिलवा पाऊं। तो अगर आपको मेरा काउंसलिंग का मेंटरशिप बैच ज्वाइन करना है, काउंसलिंग की गाइडेंस अगर आपको चाहिए, तो उसका जो चार्ज है वो ₹297 है। अगर आप उसको एनरोल करना चाहते हो तो आप जो है स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको टेलीग्राम आईडी, इस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें मैं आपको आखिरी राउंड तक पूरी मदद करूंगा कि भाई आखिरी राउंड तक आपको बेस्ट कॉलेज किस तरीके से मिल सकता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि भाई आपके मार्क्स इतने कम है और आप सोच रहे हो कि मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज दिला दूंगा। आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाएगा वो मैं आपको दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी चीज देखो, यहां पर ये मैंने आपको बताया कि जब आप कंफर्म अलॉटमेंट पर क्लिक करोगे, आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। पहला आएगा ऑप्शन 1 फ्रीज वाला। फ्रीज का मतलब देखो क्या है, फ्रीज का मतलब ये है कि भाई जो कॉलेज आपको मिला है उससे आप 100% सेटिस्फाइड हो। ठीक है, 100% सेटिस्फाइड हो, और फ्यूचर में आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे काउंसलिंग में। आगे बात समझ में। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है आपका फ्लोट वाला। फ्लोट का मतलब क्या है कि जो कॉलेज आपको मिला है उसको आप लेना तो चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करना चाहते हो, ताकि अगर आपको एक अच्छा कॉलेज और मिल जाता है तो आप उसको ले पाओ। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। और तीसरा ऑप्शन है डिक्लाइन वाला, यानी कि जो कॉलेज आपको मिला वो बिल्कुल ही आपको पसंद नहीं है, उसको हटा दिया आपने। ठीक है, ये हमें चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, ना हम इसमें एडमिशन कराएंगे, और हम जो है सीधे जाके सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो, अगर आप वो भी करते हो तो मेरे हिसाब से उसमें भी आपके जो 5,000 है वो बच जाएंगे, आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज है। और उसके बाद देखो यहां पर क्या है, अब दूसरी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो फ्लोट, फ्रीज, ये सब तो आपको समझ आ गया होगा। और एक बात और अच्छे से समझ लो कि भाई आप जो है जिसको भी फर्स्ट राउंड में खासकर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ठीक है, किसी को भी फर्स्ट राउंड में अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, अब जैसे भी आपने देखो चॉइस फिलिंग करी हो, चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई चॉइस फिलिंग हमेशा ऐसी करो कि कॉलेज आप हमेशा उसमें ऐसे डालो जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए वो फालतू में क्यों डालते हो, है ना, पहली बात ये है। अब अगर मान लो फालतू में डाले भी थे आपने, तो मेरे हिसाब से आपको अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो आप उसको जरूर ले लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए तरस रहे हैं, और अगर आपको मिल गया है तो आप अपने आप को लकी समझें। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल चुका है तो मेरे हिसाब से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसमें एडमिशन लेना चाहिए, और ये जरूर चेक कर ले कि वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज है या नहीं है। और दूसरी खास बात यह है कि अगर आप एक बार पहले राउंड में एडमिशन ले लेते हो तो उसके बाद सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड के लिए जरूर पार्टिसिपेट करें, यानी कि आपको ऑप्शन 2 फ्लोट वाला सभी को चूज करना चाहिए। ठीक है, किसी को फ्रीज नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उनके लिए सही है, जैसे मान लो आपको पता है कि केजीएमओ, एसजीपीजीआई, लखनऊ, ये सब बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो आपका पहले से ही मन था, आपकी रैंक कितनी अच्छी थी और आपको पहले से ही मन था कि मेरे को केजीएमओ में एडमिशन लेना है, तो उन्हें तो अपग्रेड कराने की कोई जरूरत है नहीं, तो वो तो अपना फ्रीज कर लेंगे। ठीक है, वो कुछ ऐसे
रेयर बच्चे हो गए जिनको अपना मनचाहा कॉलेज मिल चुका है, 100% सेटिस्फाई हो चुके हैं और उन्हें ये पता है कि ये यूपी का बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उन्हें तो अपग्रेड वगैरह नहीं कराना, तो वो ऑप्शन 1 फ्रीज वाला चूज कर लेंगे। लेकिन बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं, भले ही आपको प्राइवेट कॉलेज मिला हो, भले ही आपको कोई भी और गवर्नमेंट कॉलेज मिला हो, आप हमेशा ये सोचें कि सेकंड राउंड में अगर मुझे इससे अच्छा मिलेगा तो हम जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसके लिए आप ऑप्शन 2 हमेशा चूज करें यहां पर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में क्या है कि आप जो है जो भी कॉलेज अभी आपको मिला है आप उसमें एडमिशन लेंगे और उसमें एडमिशन लेने के बाद आप सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करेंगे अपने कॉलेज को अपग्रेड करवाने के लिए। अब अगर किसी को प्राइवेट कॉलेज अगर अभी मिला है तो वो ये जरूर सोच ले कि भाई उसको इसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि अगर देखो आप इस राउंड में एडमिशन लेते हो जिस भी कॉलेज में आपको मिला है, तो आपको ये बात और पहले से ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई अगर मान लो फ्यूचर में सेकंड राउंड में मेरा कॉलेज अपग्रेड नहीं होता तो मुझे यहीं पर 4 साल अपने बिताने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वालों को मैं बोलूंगा कि भाई 4 साल भले ही आपको उस कॉलेज में बिताने पड़े, लेकिन कम से कम वो सरकारी कॉलेज अगर है तो उसको आप जरूर ले लें। उसकी चिंता आप ना करें कि भाई कॉलेज कैसा है वैसा है, बस आप ये चेक कर लें कि आईएनसी रिकॉग्नाइज है या नहीं है वो, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि आप जो है अपग्रेड के लिए जरूर पार्टिसिपेट करें। लेकिन जिनको प्राइवेट कॉलेज मिला है वो अच्छे से सब कुछ पूछ ले कि फीस स्ट्रक्चर कितना है, आप उसको अफोर्ड कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपके घर से दूरी कितनी है, वहां पर रहन सहन कैसा है, वहां का जो है एनवायरमेंट कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है, लोकेशन कैसी है, ठीक है, हॉस्टल कैसा है, सारी चीजें अच्छे से जांचने के बाद ही आप 40,000 रुपए अपने फंसाएं और उसके बाद ही आप अपना एडमिशन लें। अदरवाइज अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आता तो आप सीट को जो है डिक्लाइन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। और अगर आपको कोई ऐसा कॉलेज मिला है, जैसे मान लो कि अच्छे जो कॉलेज है जैसे हिंद हो गया या विवेकानंद हो गया या एरा हो गया या जितने भी और भी कोई कॉलेज है अगर नर्सिंग के, जिसमें आपको लगता है कि ये अच्छे कॉलेज है और मुझे लगता है कि भाई मेरी सेकंड राउंड में क्या पता है इसमें सीट मिले या ना मिले, तब आप उसमें एडमिशन ले लें और सेकंड राउंड में उसको भी अपग्रेड करवाने की कोशिश करें ताकि वो प्राइवेट कॉलेज भी गवर्नमेंट में अपग्रेड होने के लिए मतलब हो जाए, मतलब गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट से गवर्नमेंट में अपग्रेड हो जाए, ऐसी आप जरूर कोशिश करें। तो ये कुछ आपके लिए टिप्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो करते हो तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं कि देखो यहां पर क्या है कि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो अभी नहीं लिए जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको अपने फोटोकॉपी वेरीफाई करवाने होंगे। तो आप क्या करें, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप कॉलेज में एडमिशन के लिए अभी जाओगे तो आप क्या करो, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाओ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ क्या ले जाना है आपको, उनके फोटोकॉपी, 2-2 सेट फोटोकॉपी ले जाओ। तो वहां पर अभी आपको वेरीफाई कराने होंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी सबमिट नहीं होंगे। कब सबमिट होंगे, जब आपकी क्लासेस शुरू होंगे उससे कुछ दिन पहले, जब आपको क्लासेस शुरू करने के लिए बुलाया जाएगा तब आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाले वहां पर जमा होंगे आपके कॉलेज में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं कि भाई 5,000 रुपए किसके जाने वाले हैं। तो भाई देखो यहाँ पर 5,000 रुपए उस कैंडिडेट के जाएंगे जिसने सीट को एक्सेप्ट करा, 40,000 रुपए पे कर दिया और 40,000 रुपए पे करने के बाद भी वो बच्चा कॉलेज में जाके एडमिशन नहीं ले रहा, ठीक है। या कॉलेज में अगर आपने एडमिशन ले भी लिया 40,000 रुपए देके, लेकिन फिर आपका मन बदलता है कि नहीं मेरे को इस कॉलेज में जाना ही नहीं था, और उसके बाद अगर आप अपनी सीट को रिजाइन करते तो उस केस में भी आपके 5,000 रुपए चले जाएंगे, लेकिन वो 40,000 रुपए मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ये सारे रूल्स देखो इसमें लिखे हुए हैं कि कब कैसे क्या क्या होगा। तो आपकी अगर कोई पर्सनल कंडीशन है कि मेरे को ये कॉलेज मिला है, मैं लूं या ना लूं, और अगर मैं लेता हूं या लेती हूं तो फिर क्या होगा इसके आगे, ठीक है, मुझे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अगर आपके इतने सारे जो भी डाउट्स हैं वो या तो आप अपना इन्फॉर्मेशन ब्रोचर अच्छे से पढ़ लो, और या फिर आप क्या कर सकते हो, आप मेरी काउंसलिंग गाइडेंस, अगर आप मेरी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हो कि भाई आपको क्या कैसे सब चीजें करनी चाहिए, वो सारी चीजें मैं मैनेज करूंगा, उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। तो उसके लिए आप जो है मेरा जो मेंटरशिप बैच है उसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। बाकी डॉक्यूमेंट्स में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से आपको एडमिशन के लिए लेके जाने होंगे। तो 10th का मार्कशीट, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th की पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जैसे यूपी बोर्ड में शायद माइग्रेशन नहीं मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सीबीएसई बोर्ड वगैरह में मिलता है तो वो लेके जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपका डोमिसाइल हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड ओरिजिनल हो गया, 10-15 फोटो आप अपने ले जाएं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पताल आपके घर के आसपास जो भी है उससे बनवा लें, वहां पर आप जाकर बोले कि कॉलेज एडमिशन के लिए मेरे को मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए, वो आप बना के दे दो, ठीक है। तो 150 रुपए या 200 रुपए उसके लगते हैं, तो वो आप सरकारी हॉस्पिटल से बना लेंगे। उसके अलावा आपको तीसरी मतलब उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज जो आपको लेके जानी है वो है आपको गैप सर्टिफिकेट। तो जिन बच्चों का 2024 में 12th कंप्लीट हुआ है या 2024 में उन्होंने बीएससी वगैरह कंप्लीट करा है, मतलब ये है कि लास्ट जो इंस्टीट्यूट था जहां पर आप पढ़ाई कर रहे थे वो वहां से आपने जो है 2024 में खत्म करा अपना कोर्स, तो उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा, उसी इंस्टीट्यूट की TCCC आप ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर 2024 से पहले आपने जो अपना 12th कंप्लीट कर लिया है या आपने कोई और डिग्री कंप्लीट करा है या इंस्टीट्यूट आपने जो है वो आपने यहां पर चूज करा है, तो उस केस में आपको गैप सर्टिफिकेट चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर किसी ने 2023 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी तो 1 साल का गैप सर्टिफिकेट, अगर 2022 में कर ली थी तो 2 साल का गैप सर्टिफिकेट। और ये कहां से बनेगा? ये वहां से बनेगा जहां पर कचहरी वगैरह होती है, जहां पर आपका स्टैम्प पेपर का काम होता है, ठीक है। स्टैम्प पेपर, एफिडेविट वगैरह जहां कहीं पर भी बनता है, वहां जाकर आप बोलोगे कि मेरे को कॉलेज के लिए गैप सर्टिफिकेट बनाना, तो वो आपको बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहां पर अपना गैप सर्टिफिकेट बना लेना है। और अगर कोई कैंडिडेट मतलब ये है, उसके साथ साथ आपको TCCC ये भी लेके जाना होगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जिन्होंने 12th के बाद कोई BSc वगैरह नहीं करा तो वो तो 12th का ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने BSc भी कंप्लीट करा है, तो अगर आपका 12th वाला जो है वो डॉक्यूमेंट्स, 12th की TC और CC जो है वो आपके BSc वाले कॉलेज में अगर जमा हो गई थी, तो अब आपको BSc वाले कॉलेज से, जहां से अपना BSc वगैरह या BA जो भी ग्रेजुएशन अगर आपने करा है, तो उस कॉलेज से आपको जो है अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने होंगे। इसके साथ साथ आपको अलॉटमेंट लेटर आपको कैसे मिलेगा? जब आप ऑनलाइन वो 40,000 रुपए का अमाउंट पे करोगे, तब अलॉटमेंट लेटर आपका डाउनलोड होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज आपको समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा जो है एडमिशन के टाइम पे उन्होंने लिखा है कि 2,000 रुपए का शायद कोई एडमिशन फॉर्म है, वो आपको भरना होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी एडवाइस करूंगा कि 40,000 रुपए पे करने के बाद भी अगर आप कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम 10 से 15,000 रुपए अपने साथ रखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो हॉस्टल वगैरह के लिए फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं, या हॉस्टल की कोई फीस वगैरह है छोटी मोटी, तो वो आपको देनी पड़ सकती है। तो 10 से 15,000 का अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट में जरूर रखें, ठीक है। मतलब कैश रखना जरूरी नहीं है, बैंक अकाउंट में रखें, ताकि कार्ड वगैरह से, UPI से अगर वहां पेमेंट करनी पड़ती है तो वो आप कर पाए। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। बाकी सभी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।